वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट वर्क में हम कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 2025 का, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुके हैं और थोड़ा सा भी हार्ड वर्क और बाकी है, उसको भी कर लें, क्योंकि हमारा ये पेपर हुआ था 1 जून 2025 को और उसमें हमने 100 क्वेश्चंस को कर लिया। बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है। अभी बाकी हैं 50, तो उनको हम करेंगे और इन 50 क्वेश्चंस में हम देखेंगे हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, जो हमें कुछ नया सीखने में मदद करता है और हमारे नॉलेज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करता है। तो शुरू करते हैं इसी के साथ, कुछ नया सीखेंगे। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के संरचनात्मक आधार क्या है। तो मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसका व्हाट आर द स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देख लेते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस क्या है आजकल की मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम के। तो वो है हमारे श्रम विभाजन, बाजार, संपत्ति, डिवीज़न ऑफ लेबर, मार्केट, प्रॉपर्टी, या फिर डिवीज़न ऑफ लेबर एंड मार्केट, प्रॉपर्टी, मार्केट एंड ऑक्यूपेशन, या फिर डिवीज़न ऑफ लेबर, प्रॉपर्टी, करेंसी एक्सचेंज, मार्केट, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशंस। तो सारी ही चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा है, इन सब में थोड़ा थोड़ा कम है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम में। तो बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एनिलेशन एंड फ्रीडम जो बुक है वो किसकी है। तो एनिलेशन एंड फ्रीडम बुक है द फैक्ट्री वर्कर्स एंड हिज इंडस्ट्री। ये बुक है ब्लानर की, रॉबर्ट ब्लानर की। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है, रिपीट हो सकती है, एनिलेशन एंड फ्रीडम। नेक्स्ट है, किसने ये बताया कि नौकरशाही में गैर नौकरशाही नेता होते हैं, यानी जो ब्यूरोक्रेसीज होते हैं उसमें नॉन ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स होते हैं। तो नॉन ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स की बात किसने की है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ब्यूरोक्रेसी की बात कौन करता है, मैक्स वेबर करते हैं, सीधे कर दो। अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो हो सकता है रॉबर्ट प्रीथर्स की तरह चले जाओ, तो वो हो जाएगा आपका गलत। तो बस नौकरशाही की बात किसने की, वेबर ने की। और उसमें क्या उन्होंने कहा, जो ब्यूरोक्रेसीज होते हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी में नॉन ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स होते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किसका मानना था कि औपचारिक संगठन में 3 आधारभूत संबंध होते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, 3 फंडामेंटल रिलेशनशिप होती हैं। वो कौन कौन सी रिलेशनशिप होती हैं, लाइन रिलेशनशिप, स्पेशलाइज्ड रिलेशनशिप और जनरल स्टाफ रिलेशनशिप होते हैं। ये किसने कहा है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें ये 3 तरह के रिलेशन होंगे, लाइन रिलेशनशिप, स्पेशलाइज्ड रिलेशनशिप और जनरल स्टाफ रिलेशनशिप। तो ये होगा LSG। ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं, इसलिए हमने आपको बताया कि आप अच्छे से लर्न कर लो कि ये किसने कहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये कहा है एट्जियोनी, ब्लाउ, वेबर या उर्विक। तो ये कहा है उर्विक ने, एल उर्विक ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अलग क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है कहीं भी। किसने कहा औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति नहीं अपितु संगठन ही उत्पाद है। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन नॉट द इंडिविजुअल दैट इज़ प्रोडक्टिव इन द इंडस्ट्रियल सिस्टम। ये किसने कहा है। तो ये कहा है मार्क्स, डेल, योडर या पीटर ड्रकर या फिर मिलर और फॉर्म ने। तो ये कहा है पीटर ड्रकर ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना के प्राथमिक लाभार्थी कौन है। तो पोषण आहार योजना के जो प्राथमिक लाभार्थी हैं वो हो जाएंगे गर्भवती महिलाएं, 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे और कुपोषित बच्चे, ये सभी पोषण आहार के प्राथमिक लाभार्थी हो जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के गठन के समय जो मध्य भारत था वो इसमें कितने ज़िले शामिल किए गए थे। तो मध्य भारत के गठन के समय जो मध्य प्रदेश के गठन के समय जो मध्य भारत क्षेत्र था उसमें जो ज़िले शामिल किए गए थे उनकी संख्या थी
12, 14, 16 या फिर 18। तो वो संख्या थी 16, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए भील जनजाति कलाकार का क्या नाम है। भील जो जनजाति है वो उन कलाकार का क्या नाम है। इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम है दुर्गाबाई, ब्याम जोधाबाई, बच्चू श्याम या फिर भूरी बाई। तो ये है भूरी बाई, भील जनजाति कलाकार है। इनको 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में विशेष एवं आवासीय शैक्षणिक सोसाइटी MPSARAS की देखरेख कौन सा विभाग करता है। तो ये करेगा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या जनजाति कार्य विभाग या कृषि विभाग। तो ये करेगा जनजाति कार्य विभाग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में शुरू की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। बहुत ही ज़्यादा GS पूछ लिया इधर। तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य क्या है। तो जो MP में शुरू की गई थी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, उसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना या फिर मृत्यु के बाद गरीबी परिवारों को 20,000 की मुफ्त सहायता देना, एक मुश्त या फिर दूर दराज के गांव में आदिवासी परिवारों को मुफ्त चिकित्सा बीमा या फिर विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त शिक्षा और कौशल शिक्षण प्रदान करना। तो जो ये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की गई है वो है कमाने वाली सदस्य की मृत्यु के बाद गरीब परिवारों को 20,000 की एक मुश्त सहायता देना। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने स्वैच्छिक संगठन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया FPAI का गठन किया। तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो गठन किया है वो क्या है, डॉक्टर आवाबाई वाडिया और धनवंती रामा राव ने। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। डॉक्टर आवाबाई वाडिया और धनवंती रामा राव ने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कौन सा संवैधानिक प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं को कराधान और वित्तीय सहायता के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने का अधिकार देता है। तो राजस्व उत्पन्न करने का जो अधिकार देता है अनुच्छेद 280, 243 का जा। तो ये हो जाएगा 243 का जा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये संवैधानिक प्रावधान पंचायती राज को कराधान और वित्तीय सहायता के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद 1994 में पंचायती राज चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बना। तो ये तो आपको पता ही है। जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद 1994 में जो पंचायती राज चुनाव कराने वाला पहला राज्य था वो था मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम आर्थिक वृद्धि का व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया। तो जो प्रथम आर्थिक वृद्धि का व्यवस्थित सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है। ये तो अगर आपने हमारी एक्सचेंज थ्योरी पढ़ी होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने आपको कुछ ट्रिक बताई थी जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की बात बताई थी कि किसने सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ या इसकी बात की। तो सिस्टमेटिकली जब हम इकोनॉमिक की बात करेंगे तो वो जो कार्ल मार्क्स, वेबर, सीड्स ये लोग तो नहीं है। एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक थी उसमें सबसे पहले इकोनॉमिक की बात की गई थी। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। विकास में महिलाओं के स्थान के बारे में पहला महत्वपूर्ण कथन किसने दिया है। तो जो पहला महत्वपूर्ण कथन दिया है विकास के स्थान महिलाओं के स्थान के बारे में तो वो दिया है एस्टर बोसोरोप, सैंड्रा हार्डिंग, हार्टसोक या कैथरीन स्टॉक। तो वो दिया है बोसोरोप। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक परिवर्तन को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त बताया है। यानी who among the following emphasized culture change as a precondition of economic development। कल्चर चेंज को जो कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया है। तो हॉस्लेट्स, कॉम्टे या फिर वेबर कोलमैन। तो कल्चर चेंज के बारे में तो और कोई बात करता नहीं, हॉस्लेट्स ही करते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सबसे पहले कहाँ अपीयर हुआ था, ये सबसे पहले कब सामने आया था, तो ये तो बहुत बार आ चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो 1987 की रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर में सबसे पहले इसकी बात हुई थी, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किन मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कब जो इन इंडिया सोशोलॉजी इज़ कन्फ्रंटेड विद चैलेंजेस ऑन विच फ्रंट, तो किसमें उसको बौद्धिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो है बौद्धिक, या फिर इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल, या फिर इंटेलेक्चुअल एंड पेडागॉगी जो शैक्षणिक है, या फिर बौद्धिक व्यावसायिक और शैक्षणिक, तीनों में ही। तो ये हो जाएगा तीनों में ही, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल एंड पेडागॉजिकल, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यह तर्क देते हैं कि वैश्विक ताकतें जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी है समस्त समाज को परिवर्तित कर रही है और नेटवर्क समाज इसकी नई सामाजिक संरचना है। तो नेटवर्क समाज जो इसकी नई सामाजिक संरचना है, यहाँ से आप इसके आंसर को फाइंड कर लेंगे और ये है मैनुअल कैसल्स। नेक्स्ट है किसने स्पष्ट किया कि कैसे विकसित देशों का विकास अल्प विकसित देशों को गरीब बनाता है और उनकी अल्प विकसितता को बनाए रखता है। तो ये बात किसने की है, ये आपको पता ही है, किसने डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की बात की है, तो वो हैं डेविस, वेबर, गुनार मिडल या फिर मार्क्स। तो सभी को पता है गुनार मिडल बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से अविकसित देशों पर मुक्त व्यापार के प्रभाव के बारे में विपरीत सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है, तो इसमें भी कह रहा है जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा, गुनार मिडल, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो है पूछ रहा है कौन से सिद्धांतकार जो हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से संबंधित हैं, तो ये भी बहुत सिंपल है, पता ही है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से संबंधित है फ्रैंक वालस्टीन और समीर अमीन, और ये तीनों लोगों का नाम है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद NHERC की भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका है चिकित्सा और कानूनी को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना, या पूरे भारत में चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को विनियमित करना, या देश भर में उच्च शिक्षा को मान्यता प्रदान करना, या स्कूल स्तर की शिक्षा के लिए सभी शैक्षणिक बोर्ड की देखरेख करना। तो आप देखेंगे तो इन तीनों में सभी की बात हो रही है, लेकिन इसमें कह रहा है चिकित्सा और कानूनी को छोड़कर, तो चिकित्सा और कानूनी को छोड़कर उच्च शिक्षा के क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद की भूमिका है, तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने व्यवसाय, आय के स्रोत, घर के प्रकार और निवास क्षेत्र का उपयोग करके वर्गों की पहचान करने के लिए परिस्थिति विशेषताओं का एक सूचकांक तैयार किया है। तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो किसने इसका वो तैयार किया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो वो तैयार किया है जेम्स ए डेविस, मर्टन, या फिर वार्नर और उनके सहयोगी, या फिर कार्ल मार्क्स। तो इन्होंने जो तैयार किया है वो है वार्नर और उनके सहयोगी। तो इन्होंने परिस्थिति विशेषताओं का एक वो सूचकांक तैयार किया है और उसमें उन्होंने व्यवसाय, आय के स्रोत, घर के प्रकार और निवास क्षेत्र का यूज़ किया है। तो एक इंडेक्स स्टेटस करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार किया है, जिसमें ऑक्यूपेशन, सोर्सेज ऑफ इनकम, हाउस टाइप एंड ड्वेलिंग एरिया को इन्होंने लिया है। ठीक है, तो ये कौन है, वार्नर और उनके सहयोगी। तो ये भी अलग है, अभी तक कहीं भी नहीं आया है, तो इसको आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध कराया जाएगा। तो ज़्यादातर GS ही पूछ लिया है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर रहा। तो इसमें क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग जिसको दीक्षा भी कहते हैं, शोध गंगा, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एंड एक्सपायरिंग माइंड्स, या फिर स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क।
तो ये जो है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी दीक्षा। तो ये राष्ट्रीय जो 2020 है उसके अकॉर्डिंग मूलभूत साक्षरता और सांख्यिकी पर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है, इसमें उपलब्ध कराया गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कौन सी भारत में औद्योगिक विकास की एक प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है औद्योगिक विकास की। पूंजी की कमी, औद्योगिक रूढ़ता की समस्या, या दोषपूर्ण नियोजन, या स्थापित क्षमता का उपयोग। तो ये हो जाएगा हाई यूटिलाइजेशन ऑफ इनसेटल्ड कैपेसिटी। तो जो स्थापित क्षमता का उच्च उपयोग है वो भारत में औद्योगिक विकास की एक प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी तो प्रॉब्लम है ही, पूंजी की कमी, औद्योगिक रूढ़ता की समस्या और जो दोषपूर्ण नियोजन है वो सब कुछ प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा गठित वर्क्स कमेटी को भारत में श्रमिकों की भागीदारी की शुरुआती प्रयासों में एक के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। तो वो है ONGC, HAL, TISCO या फिर HP। तो ये हो जाएगा हमारा TISCO। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको भारत में श्रमिकों की भागीदारी के शुरुआती प्रयासों में से इसको एक रूप में उद्धृत किया जा सकता है। तो सब GS है, GS का पोर्शन जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसका पेपर अच्छा हो गया होगा। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की विफलता के अनेक कारण हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? सामूहिक सौदेबाजी की विफलता का कौन सा कारण नहीं है वो हमें देखना है। तो इसमें जो वो कारण नहीं है वो ये है मजदूर श्रम संघ, अशिक्षित सदस्य, सौहार्दपूर्ण संबंधों का अभाव, तृतीय पक्षकार का हस्तक्षेप। तो ये हो जाएगा मजबूत श्रम संघ जब होगा तो वो विफलता का कारण नहीं होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उससे वो कैसे फेल होगा जब मजबूत श्रम संघ होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रूप से किसको मानवीय संबंध उपागम का जनक कहा जाता है? मतलब ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है उसका जो फादर है वो कौन है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का जो फादर है वो कौन है? टायलर, रोल्सबर्गर, या फिर एल्टन मियो, या फिर कर्ट लेविन। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है और इनके फादर हैं एल्टन मियो। तो आप ये लर्न कर लेना, एल्टन मियो इज़ अ फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो इंग्लिश में इसको लर्न करिएगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। वैसे मानवीय संबंध उपागम भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लेना ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, इसके फादर कौन है? एल्टन मियो। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो यहाँ से समझ में आ रहा है अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? वो है अम्बेडकर, गांधी, टाटा या फिर गिरी। तो हो जाएंगे गांधी, जो कि अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने ही की थी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्राथमिक संस्था के रूप में कौन सी संस्था अपने सदस्यों से संबंधित शैक्षिक, मनोरंजनात्मक और यहाँ तक कि धार्मिक कार्यों का भी ध्यान सदस्यों के कल्याण के लिए रखती थी? तो कौन सी संस्था थी? तो वो थी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। वैसे भी प्राइमरी संस्था की बात हो रही, अब आपको समझ में आ गया होगा कितने की पॉइंट मिल गए। पहले प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, दूसरा शिक्षा भी कराएगी, मनोरंजन भी कराएगी, धार्मिक कार्यों का भी ध्यान रखेगी। ये सब तो बात की बातें हैं, सबसे पहले आएगा परिवार। तो ऑप्शन 2 हो गया करेक्ट आंसर। बहुविध आधुनिकता की धारणा किसने दी? ये तो मैंने आपको अपने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उस प्लेलिस्ट में भी आपको बता रखा है, और कई बार आया भी है, सेट के पेपर जब करा रहे थे उसमें भी पूछा गया है। तो मल्टीपल मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है बताइए? मैंने तो बहुत बार रिवीजन कराया है और बताया भी था, इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट है या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप जानना चाहते हैं और सही करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट बुक्स डेफिनेशन 1, 2 मिनट जिस्ट, ये जो वीडियो मेरी आती है
ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो मॉर्निंग का अगर 5 मिनट आप अपने पढ़ाई से शुरू करते हैं तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा और कुछ ना कुछ आपको, वैसे भी 4 चीज़ों से ज़्यादा हम लर्न नहीं कराते हैं, तो एक दिन में आप 4 चीज़ें तो लर्न ही कर सकते हो ना। तो टारगेट बनाओ कि जो भी ये 4 चीज़ें आएंगी वो हमको ऐसे लर्न करना है कि फिर वो भूलना नहीं, चाहे कुछ भी उसके लिए करना पड़े, हमें उसको लर्न करना है। तो हमें लगता है आपका जो भी टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा और आपका जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बुक डेफिनेशन और जो भी मेन कॉन्सेप्ट में डाउट रहेगा वो भी क्लियर होता रहेगा। मल्टीपल मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है आइजनस्टाइन, और ये तो बहुत बार आ भी चुका है, हम आपको बता भी चुके हैं, लर्न भी करा चुके हैं। किसने जो पॉजिटिव चेक और प्रिवेंटिव चेक शायद पूछ रहा है ये, तो उसकी किसने बात की? पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक्स जो थी उनकी बात कौन करते हैं, आपको पता ही है। तो पॉजिटिव चेक जो का मृत्यु दर बढ़ाते हैं, प्रिवेंटिव चेक जो प्रजननशीलता घटाते हैं, इसकी बात किसने की है? तो इसकी बात की है माल्थस ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चेक्स वो होते हैं जो मतलब कि जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया, कुछ हो गया, और प्रिवेंटिव चेक क्या होते हैं? जो जैसे कि आपने देर से मैरिज किया, जो भी आपको मतलब फैमिली प्लानिंग यूज़ करके जो भी आप खुद करते हैं वो प्रिवेंटिव में आ जाएगा। तो हमारा ये जो बात की वो मार्थस ने की। किसने कहा उत्तर आधुनिकता एक अराजकतावादी इच्छा के समान है और जो इतिहास के साथ तत्व को विस्फोटित करना चाहती है? तो ये किसने कहा है? जो इसमें जो मॉडर्निटी है उसको इस तरह से देखा है, पोस्ट मॉडर्निज्म को एक एनार्किस्ट की तरह देखा है। तो ये कौन है? गिडिंग्स, कार्ल मार्क्स, हैबरमास या हंटिंगटन? तो ये हो जाएंगे हैबरमास। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, मे बी आप सोच रहे हो कि मॉडर्निटी में, पोस्ट मॉडर्निटी में अराजकतावादी की बात की, तो हैबरमास ने की और ये लोग तो नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना है, भूलना नहीं है, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो पोस्ट मॉडर्निटी को जब अराजकतावादी के साथ जोड़ेंगे तो वो हैबरमास हो जाएंगे। किसका सोचना था कि जन्म नियंत्रण या विवाह के अंतर्गत जन्म को सीमित करने का कोई भी तरीका अनैतिक है? यद्यपि उनका मानना था कि जन्म दर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है विलंब विवाह। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसमें उन्होंने बताया है कि जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप लेट मैरिज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिवेंटिव चेक हो जाएगा। लेट मैरिज यानी आप खुद करेंगे ना तो वो प्रिवेंटिव चेक हो जाएगा। पॉजिटिव चेक और प्रिवेंटिव चेक की बात कौन करता है वो मैंने आपको बताया ही। तो ये हमारा पॉजिटिव चेक और जो हमारा प्रिवेंटिव चेक है उसकी बात करते हैं मार्थस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या पूछ रहा है? जो लेट मैरिज है। तो लेट मैरिज क्या किसका एग्जाम्पल है? प्रिवेंटिव चेक का। तो प्रिवेंटिव चेक का मतलब होता है जो कृत्रिम उपाय होते हैं वो। पॉजिटिव चेक जो होती है उसका मतलब होता है जो नेचुरल होते हैं वो। तो इस तरह से हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे कि क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या समस्या पर अपने विचार नहीं दिए? तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम पर अपने विचार किसने नहीं दिए हैं? तो कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु इन सब के विचार हैं, लेकिन डेकार्ट जो है उनके विचार नहीं हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा विकास को न्याय, संपोषकता और समावेशन को सुनिश्चित करना चाहिए? यानी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मस्ट इंश्योर जस्टिस, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो उन तीनों को ही इसमें वो करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। ये किसने कहा है डेवलपमेंट में? डेविड कोल्टन, सीर्स या फिर मैकनीफ या मोजर? तो ये कहा है डेविड कोल्टन ने। विकास में 3 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, जस्टिस, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों की बात की है डेविड कोल्टन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर रिपीट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अच्छे से लर्न कर लेना। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में गरीबी का कारण नहीं है? तो यहाँ पूछ रहा गरीबी का कारण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? समावेशी आर्थिक वृद्धि का अभाव होगा तो कारण होगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि तो ऐसे ही कारण है। बेरोजगारी तो बहुत महाकारण है। भूमि सुधार, जब सुधार हो रहा है तो कैसे कारण होगा? तो ऐसे ही पता चल गया, ऑप्शन डी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल समुदायों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया जो आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व और प्रबंधन में प्रजातीय असमानता को कम करती है, तो उसको क्या कहते हैं? इनके जो प्रजातीय असमानता को कम करती है उसको कहते हैं स्वदेशीकरण। यानी जो इंडिजिनाइजेशन होता है उससे क्या होता है, जो प्रजाति जो रेशियल इनक्वलिटीज़ हैं वो कम होती हैं। तो स्वदेशीकरण का मतलब होता है इंडिजिनाइजेशन। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में भी देख लेना, अगर दिक्कत हो जाए तो आपको याद रखना है इंडिजिनाइजेशन, इसको कहते हैं स्वदेशीकरण। निम्नलिखित में से किसने आधुनिकता को 4 आधारभूत संस्थाओं यानी मॉडर्निटी में 4 बेसिक इंस्टीट्यूशन बताई हैं? कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, सर्वेलांस कैपिटलिज्म और मिलिट्री पावर। तो इसकी बात किसने की है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया। तो इनकी बात की पासन, गिडिंग्स, हैबरमास या टकर जूनियर। तो गिडिंग्स ने इन चारों चीज़ों को इंक्लूड किया है मॉडर्निटी में। वो 4 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ये आपको लर्न कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप के लिए रहेगा। तो सबसे पहले उन्होंने कैपिटलिज्म की बात की, उसके बाद उन्होंने बात की इंडस्ट्रियलिज्म की, फिर उन्होंने सर्विलांस कैपिटलिज्म की बात की और उसके बाद मिलिट्री पावर की बात की है। तो ये सभी की बात करते हैं एंथोनी गिडिंग्स। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए संस्कृति का तर्क किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए संस्कृति का तर्क जो दिया गया है, यानी द आर्ग्यूमेंट ऑफ कल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय होम। तो इसको दिया है गुनार मिडल या स्टाव वेन हेगन या एरिक फ्रॉम या फिर एडानो। तो ये स्टाव वेन हेगन है, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए संस्कृति का तर्क विकास के लिए संस्कृति का तर्क इनके द्वारा विकसित किया है, यानी द आर्ग्यूमेंट ऑफ कल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश में भी देख लेना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय स्टाव वेन हेगन। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख सिद्धांतों में नहीं है? तो स्ट्रेटिफिकेशन के प्रमुख सिद्धांतों में कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा यह समाज की एक विशेषता है, न केवल व्यक्तिगत लक्षण। यह सांस्कृतिक मान्यताओं विचारधाराओं द्वारा समर्थित है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, प्रत्येक पीढ़ी के साथ यह आच्छादित रूप से बदलता है। तो ऐसा क्या हो पाएगा? ये तो बदल नहीं पाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसके सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण शब्द का विशेष रूप से क्या अर्थ है? तो ये इसके पहले भी पूछा गया था आरपीएससी में और इसमें भी पूछा जा रहा है। तो वर्ण शब्द का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होता है? गाँव की अर्थव्यवस्था के भीतर वंशानुगत व्यवसाय या फिर व्यापार के माध्यम से भारतीय समाज में एकीकृत विदेशी जनजातियाँ या क्षेत्र और भाषा द्वारा पहचाने जाने वाले स्थानीय नातेदारी समूह या कार्य के आधार पर समाज का 4 श्रेणियों में विभाजन। तो कार्य के आधार पर समाज का 4 श्रेणियों में विभाजन जो है वो वर्ण शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने स्ट्रेटिफिकेशन को लोगों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानताओं के रूप में परिभाषित किया? ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और यूजीसी नेट में भी कई बार आ चुका है। स्ट्रेटिफिकेशन में जब स्ट्रक्चर्ड इनइक्वलिटीज़ की बात होगी तब स्ट्रक्चर्ड इनइक्वलिटीज़ आ जाएगी, संरचित असमानता आ जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा एंथोनी गिडिंग्स। यूजीसी नेट में कई बार आ चुका है। किसने कहा प्रजाति का तात्पर्य केवल दिशा से नहीं बल्कि किसी अंतिम उद्देश्य अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित होना है? तो मैंने ये भी ऑलरेडी जब प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कराए हैं तो उसमें हमने आपको बताया है कि ये किसने बोला है कि प्रगति का जो तात्पर्य होता है वो केवल दिशा ही नहीं होता है, उसमें ये भी होता है कि वो उसका लक्ष्य किसी अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित होना है। यानी जो प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस इम्प्लाइज डज नॉट मेरली डायरेक्शन, उसमें केवल डायरेक्शन से ही मतलब नहीं होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है बट डायरेक्शन टुवर्ड्स
सम फाइनल गोल, इसका कोई गोल भी होना चाहिए, केवल ये नहीं है कि इसकी एक दिशा है, इसमें हो रहा है विकास, बस होता जा रहा है, ये डायरेक्शन से मतलब नहीं, इस डायरेक्शन का एक गोल भी होना चाहिए, गोल भी होना चाहिए। ये किसने कहा है? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ, ये कहा है मैकआवर पेज ने। तो डायरेक्शन सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि आप बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, आपका गोल भी है, आप जॉब पाना, तो गोल भी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धर्म में 5 KS धार्मिक प्रतीक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस धर्म में 5 KS धार्मिक प्रतीक है? तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, 5 KS जो है, पहले सबसे ये जान लेते हैं, हिंदू, जैन, सिख और मुस्लिम। तो ये सिख में है 5 KS, और ये जो है 5 KS वो खालसा पंथ की पहचान का एक हिस्सा है। और 5 KS का मतलब क्या है? तो पहले हम यही देख लेते हैं। पहले 5 KS ये के हैं, इसको हम 5 उसमें डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 5 K हो गए। तो पहले के का मतलब है केश, यानी जो बाल होंगे वो बिना कटे होंगे। और दूसरे के का मतलब है कंघा, यानी जो कॉम होगा, लकड़ी का जो कंघी होगी वो। उसके बाद कड़ा, मतलब हाथ में पहनने का एक कड़ा होगा, कलाईबंद जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद कृपाण, कृपाण मतलब एक चाकू होगा और या तलवार। और उसके बाद कच्छेरा, जिससे वो अपने तन को ढकेंगे, या वो होगा एक वस्त्र। तो ये 5 K हैं, ये सिख धर्म में पाए जाते हैं, उसके धार्मिक प्रतीक हैं, जिसमें केश होगा, उसमें बिना कटे बाल रहेंगे, कंघा रहेगा और एक कड़ा रहेगा और एक कृपाण रहेगा और एक कछेरा रहेगा। तो ये 5 K हमने आपको बता दिए, ये सिख धर्म में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक विचारक ने अपनी बुक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, तो मैंने आपको अपनी बुक वाली प्लेलिस्ट में बताया है कि सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, उसमें ट्रिक भी बताई है, अगर डायनामिक्स लास्ट में होगा तो कौन होगा और अगर पहले होगा तो कौन होगा। अब ये सब अगर आपको जानना है तो आपको हमारी बुक वाली प्लेलिस्ट ही देखनी पड़ेगी। फिलहाल हम ये बता दे रहे हैं कि ये बुक किसकी है, जिसमें कल्चरल डायनामिक्स लास्ट में है, तो ये बुक है सोरोकिन की। और जिसमें पहले है वो किसकी है, वो देखना है तो आपको बुक वाली प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक जाति के सदस्य उच्च स्थिति वाली जाति के अनुष्ठानों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं तो वो पर संस्कृति, तो दूसरी संस्कृति को ग्रहण करते हैं, उपनिवेशवाद होगा नहीं, धर्मनिरपेक्षीकरण प्रथा, ये समानता, और ये हो जाएगा हमारा संस्कृतिकरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विचारक सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इवोल्यूशनरी थ्योरी से संबंधित कौन नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो हमारे स्पेंगलर तो हैं ही, कॉम्ट भी हैं, मॉर्गन भी हैं, लेकिन स्पेंगलर हमारे इवोल्यूशनरी से नहीं, वो तो जो चक्री है उससे संबंधित हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, वो है इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज, जो बुक है वो किसकी है? तो ये इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज यूजीसी नेट में बहुत बार आई और बहुत बार आती रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। योगेश अटल, ब्रजराज चौहान, एस सी दुबे या श्रीनिवास की है? तो ये है योगेश अटल की। तो इस तरह से हमने पूरे 150 क्वेश्चंस किए और मुझे लगता है इसमें 90 to 100 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हमने इसमें सीखा है, बहुत ज़्यादा सोचा है। एनालिटिकल पेपर था, जीएस भी काफ़ी थी, तो हम सभी के लिए ये पेपर कुल मिलाकर बहुत इम्पोर्टेंट रहा। और आप डिफ़िकल्टी लेवल देख रहे हैं, दिन पर दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अगर आपको भी अपने जो डिज़ायर्ड गोल की जो प्राप्ति करनी है एक डायरेक्शन में, मैकआवर पेज के अकॉर्डिंग जो से आपने देखा डेवलपमेंट अगर इस तरह से करना है तो क्या करना होगा, रेगुलरली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। चाहे पेपर लगाइए, चाहे कोई भी लेक्चर अटेंड करिए, चाहे बुक्स लर्न करिए, डेफिनेशन लर्न करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, या फिर आप किसी भी पर्सपेक्टिव पे काम करिए, लेकिन लगातार काम करेंगे तो ही आप अपनी मंजिल को पाएंगे।
तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह की और यूनिक वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी रिलायबल लगता है तो ये काम करना तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।